क्या विपक्ष जिस एजेंडे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वो क्लियर एजेंडा दिखाई देता है क्या? या दूसरी तरफ मैं बीजेपी की तैयारियों की बात करूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ, जातीय जनगणना के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और राष्ट्रवाद के साथ जिस तरीके से हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है वो क्लियर कट दिखाई देता है कि उससे वोट मिलने वाला है? देखिए, विपक्ष की स्थिति ऐसी हो गई है कि जब कोई अच्छा बल्लेबाज बैटिंग करता है और किसी तरह की बात पर चौके छक्के मार देता है तो बॉलर कंफ्यूज हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। देखिए, अभी देखिए जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे 2% वोट का ही अंतर कर्नाटक में भी था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। 2% वोट से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी हारी और पूरे देश में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। और उसके बाद जैसे ही 5 राज्यों को चुनाव हुए साथ नैरेटिव इनका फेल हो गया। जब आमने सामने की चुनाव होती है, पोलिंग होती है तो अगर 1-2% वोट घटा पड़ा तो उससे बड़ी हार जीत होती है। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आगे कहां खड़े हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस रूट से गुजरी उस रूट की सीटों पर कांग्रेस की बुरी हार हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस अपने नीतियों पर पुनर्विलोकन करने को तैयार नहीं है। आज जाति जनगणना की बात हो रही है। सबसे बड़े बेईमान उत्तर प्रदेश और बिहार के वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जितने दलों की सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार में रही है वो उन सारे दलों के सीएम बैकवर्ड रहे। कोई भी अगड़ी जात का सीएम 1989 के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी पार्टी का नहीं रहा। और 1950 के बाद इस देश पर कांग्रेस का शासन है। तो कुल 70 साल ये देश का शासन जो हुआ, 9 साल ये निकालती कि अटल जी की सरकार छोड़ दीजिए जी। और इसके साथ साथ बिहार उत्तर प्रदेश में इन लोगों का शासन, ये लोग इतने दिनों में पिछड़ों का भला नहीं कर पाए। अब जब मोदी सरकार की नीतियों से लड़ नहीं पा रहे तब तो उनकी जनगणना की बात इन लोगों ने शुरू कर दी। तो सवाल ये है कि एक स्थिर नीति बनाकर सरकार की नीतियों को घेरेंगे तब जनता के बीच में कुछ तो चाहिए ना विपक्ष के पास। तो विपक्ष तो कुछ तो चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। तो यही मसला विपक्ष लेकर जा रहा है। तारिक खान साहब, कुछ कॉन्क्रीट है क्या बीजेपी की रणनीति के खिलाफ कुछ आप लोगों के पास? देखिए, मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए और कंक्रीट ये है कि जातिगत जनगणना की मांग अगर हम ये राज्य हार जाते हैं या कुछ बैकवर्ड लोगों को बना देकर मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड को बनाकर या यादव को बनाकर क्या जातिगत जनगणना की डिमांड खत्म हो गई या हो गई जातिगत जनगणना? ये कैसे हो सकता है? आपका मन, मेरे आपत्ति मुझे इतनी है कि आप जातियों की बात नहीं करते, प्रधानमंत्री कहते हैं कोई जाति नहीं। फिर आप चिल्ला कर इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं कि मैंने हर समाज के लोगों को बता दिया, मैंने बैकवर्ड को खूब बना दिया, एससी को खूब बना दिया, एक यादव को बना दिया, देखो अखिलेश यादव को उठाकर देखो। इसका क्या मतलब है? मतलब ये मुझे समझ में नहीं, अजीब बात है। जब जाति महिला है, गरीब है तो उन्हीं लोगों के लिए करिए और उस पर भी रिव्यू कराइए। आप लोग तो चाहते हैं रिव्यू मंडल कमीशन की सिफारिश पे, तो करिए ना। कहे उसको, मतलब जो बातें हैं, मेरा कहने का मतलब है अल्फाज और कथनी और करनी में फर्क दिखता है। आप कहते हैं जातियां नहीं है और प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे लिए कोई जाति नहीं है, तो यादव को बनाकर, फिर शर्मा जी को बनाकर, आप जब डिप्टी सीएम बनाते हैं उत्तर प्रदेश में तो जातियों का खास ख्याल रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के ताने बाने से। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सिलेक्ट करके, जिन जिन मुख्यमंत्रियों को आप लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री ने तय किया, आलाकमान ने तय किया है, वो क्या मैसेज है आलोक अवस्थी साहब? क्योंकि तारिक खान साहब उस मैसेज को कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप भी जातिगत बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जाति की बात नहीं कर रहे हैं। कुंदन जी, आपकी भी कोई जाति होगी, बिल्कुल मेरी भी एक जाति है, किसी अन्य व्यक्ति की जाति है, पुनीत जी की जाति है, राजीव जी की जाति है। तो जो भी कोई बैठेगा उसकी जाति की चर्चा हो जाएगी। अब ये कहा जाए कि फलाने जाति को बना दिया गया, ये उचित नहीं है। कार्यकर्ता को मौका मिला है,
एक नीचे नीचे पीछे से गरीब घर से आने वाले लोगों को मौका मिला है जो आज सत्ता को आगे ले जाएंगे। हमारे यहाँ एक निरंतर प्रगति, निरंतर बदलाव की एक जो है हमारे यहाँ एक नीति चल रही है कि हमने पार्टी के अंदर वहां पर नई ऊर्जा डाली है और उसका लाभ हमको आगे मिलेगा। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और अन्य दल की जो पार्टियां, क्या कारण है कि आप 5 साल के लिए सत्ता में आते हैं, उसके बाद जनता रिपीट नहीं करती है कभी आपकी सरकारों को। कांग्रेस के जितने भी मुख्यमंत्री हुए आज तक रिपीट नहीं हुए, समाजवादी की पार्टी के मुख्यमंत्री हुए रिपीट नहीं हुए कभी। भारतीय जनता पार्टी को लगातार अगर जनता भरोसा कर रही है, उनकी सरकारों को दोहरा रही है। आप राजस्थान में रिपीट होती है, लेकिन आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में हम लगातार जो है 20 वर्षों से सत्ता में है और लगातार फिर 5वीं बार हमको जो है मिला है। हम गुजरात में बराबर रिपीट कर रहे हैं, यूपी में कभी सरकार रिपीट नहीं होती थी, हमने रिपीट किया है। और मैं कांग्रेस के एक जो प्रवक्ता जिनको बैठा रखा है, मैं उनकी बात सुनकर तो हास्यास्पद हो गया हूं कि अभी सरकार में शपथ नहीं हुई है, अभी जो आप बात कह रहे हैं वो अशोक गहलोत पर ही फिट बैठ रही है, कहीं पर कोई बात है। अभी तो बिजली में कोई दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, अभी तो सरकार ने काम करना ही नहीं शुरू किया है, मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। तो आप अपनी ही सरकारों का अपना ज्ञान जो बांट रहे हैं वो आप पढ़ करके तो आए और लिख करके लाए, लेकिन वो आपके कुकर्म है। आलोक जी मैं आ रहा हूं, तमाम ये मुद्दा है देश का। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तारिक खान भी अपनी बात रख ले, उसके बाद आप दोनों का जवाब लीजिए। राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। आप तारिक खान साहब, जो नेशनल लेवल के जो मुद्दे हैं जिसके साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसे काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी के पास क्या है? जातिगत जनगणना के अलावा और कुछ है? नहीं, देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ हम आएंगे और जातिगत जनगणना है, ओल्ड पेंशन स्कीम है, बेरोजगार किसान जिनकी बात करते हैं, गरीब युवा महिला किसान, इनके उद्धार की बात करनी है। और जातिगत जनगणना के बगैर इनका उद्धार नहीं होगा, उसी को आधार बनाकर हम आगे चलेंगे। जनता अगर मोहर लगाएगी तो ठीक है, जनता ही तो मालिक है, वही तो जज है। मोहर लगा रही है, हमें हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें सत्ता दे रही है? भाई हमें तो कह रही है विपक्ष में बैठो, कहीं नहीं दे रही है मैंडेट। बीजेपी का 2 पार्टी से चलने वाली पार्टी आज बढ़ रही है आगे, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं एक सवाल कि बाबूलाल यादव मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल गौड़ उसका असली नाम बाबूलाल यादव था, 2004 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, फिर हटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को बना दिया। फिर उसके बाद बाबूलाल गौड़ को, बाबूलाल यादव को मंत्री भी नहीं बनाया, मंत्री पद से भी हटा दिया। फाइनली उनको हर पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं जिनको बनाया है मोहन यादव का, उनका भी तो यही हाल नहीं करेंगे क्या? प्रोबेशन पीरियड पे तो नहीं लेके आ रहे हैं 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, सिर्फ इसलिए कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट बटोर ले। उसके बाद उनसे कहें बाबूलाल यादव की तरह, जो कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, कि अब भैया जाओ 2004 से 5 तक मुख्यमंत्री बनाकर, ठीक है आलोक पलट के देखा नहीं उनकी तरफ। चलिए अब आलोक जी जवाब देंगे, देखा नहीं इन्होंने। आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी, यादव को आप बना दिया और तारिक खान साहब बार बार यादव पर जरूर आ जा रहे हैं। देखिए, मैं इनका दर्द समझ रहा हूं। इनका दर्द यह है कि विपक्ष ने अखिलेश यादव का मैंडेट दे रखा है कि कोने में बैठे रहो, तुमको दोबारा सत्ता नहीं देंगे। लगातार 2 लोकसभा के चुनाव हुए हों, 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए हों, 2 बार लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हों, सहकारिता के चुनाव हुए हों, पंचायत के चुनाव हुए हों, सत्ता से बहुत दूर करके इनको रखा हुआ, तो इनका दर्द प्रकट हो रहा है। मुझे जो है इसमें खुशी हो रही कि ये दुखी रहे, क्योंकि इनके समय में अराजकता थी, खाली वोट सबके जब देने की बारी आई तो एक जगह पे दिया है। मैं कांग्रेस की बात पर मुझे कहना है कि उन्होंने एक आपत्ति करी कि राम मंदिर में भाजपा की क्या भूमिका थी, वो तो कोर्ट के द्वारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ हमने कहा था कि हमारे 3 सिद्धांत है: भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनना, हमारे 370 खत्म करना और कॉमन सिविल कोड। हम लगातार अपने हर मैनिफेस्टो में लाते रहे। क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी था कि वो राम मंदिर बनवाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के में था कभी वो बनवाएंगे? कांग्रेस में सत्ता में रहते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में मैं हलफनामा दिया कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं। हर बार कोर्ट में अड़ंगा लगाने के लिए कांग्रेस के जो वकील थे या कांग्रेस की सरकारें थी वो अड़ंगा लगाती थी कि मंदिर का निर्णय न आने। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर केंद्र में और राज्य में नहीं होती
तो ये राम मंदिर का मुद्दा आज भी सॉल्व नहीं होता। इसको कानूनी रूप से उलझा के रखते, कभी अनुवाद के नाम पे, कभी सबूतों के नाम पे। भारतीय जनता पार्टी ने सारे कील और कांटे साफ किए रास्ता, और न्याय का रास्ता प्रशस्त हुआ, जिसके कारण आज बन रहे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को बनने जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री उस मंदिर के उद्घाटन में रहने वाले हैं। तो यह आप रोते रहिए, गाते रहिए, कलपते रहिए, लेकिन भारत की जनता की जो आप अनुभूति है, जो उनकी इच्छा है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। ठीक है तारिक साहब, छोटा जवाब। तारिक जी, भारतीय राजनीति की जो परिकाष्ठा है, जो संस्कृति है, उसको मानते हैं। अगर 1951 से भारतीय जनसंघ 90 के दशक तक इंतजार कर सकती है सत्ता का, तो 90 के दशक में आकर 51 में बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और 90 के दशक में आकर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में आपको सत्ता मिली। आपने 50-60 साल तक इंतजार किया, हम भी कर लेंगे। हम तो अपने जो राजनीति से जो, तो क्या मंदिर गिरा देंगे आप? आपकी औकात नहीं है कि आप मंदिर में कुछ कर पाए। ये आपकी औकात नहीं है कि आप मंदिर में को कुछ कर पाए। आप सत्ता में आएंगे तो तारिक साहब, आपके कहने का मतलब क्या था? आपकी हैसियत नहीं है। ये आपकी पार्टी का बहुत बड़ा वर्जन है, और आपकी हैसियत नहीं है, सरकार आप कर पा रहे हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं ना, 1951 में बनी और 50 साल ये सत्ता से बाहर रहे, इंतजार करते रहे, तो इन्होंने भी इंतजार किया। अगर हमें जनता सत्ता नहीं देगी तब भी हम संघर्ष करते रहेंगे। सिर्फ कहने का मतलब ये, ठीक है, सत्ता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। तारिक जी कह रहे हैं कि सत्ता के लिए संघर्ष करते रहेंगे। राजीव जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं। बात राम मंदिर की हो रही थी, आप तारिक जी उस बात को घुमा करके सत्ता का संघर्ष पर ले गए हैं। मैंने राम मंदिर पर सारे तथ्य रखे और आपने राम मंदिर पर उनका जवाब मांगा, और उन्होंने ये बात कही कि जो है हम इंतजार कर रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम देख लेंगे। तो ये देख लेने वाली जो भावना है, ये भारतीय जनता इसका आपको मौका आपको कभी नहीं देगी। नहीं तारिक साहब, नहीं आलोक जी, इसीलिए मैंने फौरन से स्पष्ट करने के लिए कहा, निर्णय के खिलाफ फौरन से स्पष्ट करने के लिए कहा आलोक अवस्थी साहब, वो अपनी बात क्लियर कर चुके हैं। राजीव रंजन साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, विपक्ष क्या अभी भी इस मोड में कि चुनाव आएगा, देखेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, बैठेंगे, मीटिंग होगी, मुद्दे तय होंगे, नेता तय होगा, और दूसरी तरफ जो कोर मुद्दे हैं बीजेपी के, उसके साथ प्रधानमंत्री अगले दिन से और मुख्यमंत्री को तय करने के दौरान भी सभी प्यादे सही जगह पर सेट करने में बीजेपी जुटी हुई है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन का गठन बहुत जोर शोर से किया गया, और ऐसा लगा कि इंडिया अलायंस बनने के बाद एकदम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देश में बहुत खराब हो गई थी। लेकिन हुआ क्या, शुरू में 2 बैठकें बहुत जोर शोर से की गई, और उसके बाद जैसे ही ये तय करना होगा कि संयोजक कौन बनेगा, हमारी नीतियां क्या होंगी, उसके बाद से तुरंत इन लोगों में खराब शुरू हो गया। इसी बीच 5 राज्यों में चुनाव आ गए। 5 राज्यों के इस चुनाव में एमपी में जो सपा और कांग्रेस के बीच कड़वाहट आई, उसके चलते इनके पूरे कॉन्सेप्ट पर फर्क पड़ा। आज जो स्थिति है कि इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी जो पार्टनर कांग्रेस होती, कांग्रेस अपने 3 प्रमुख राज्यों में चुनाव हार गई। एक तेलंगाना में सरकार बनी, एक तेलंगाना में बीजेपी, वहां पे कंपटीटर नहीं थी कांग्रेस की। नहीं राजीव जी, इंडिया गठबंधन की बैठक तो हुई, लेकिन बहुत चर्चा उसकी नहीं हुई, क्योंकि बड़े नेता उस बैठक में शरीक होने के लिए गए नहीं। बैठक तो हुई। देखिए, हम कहना यही चाहते हैं कि चर्चा नहीं होने का मतलब ये है कि उस गठबंधन के स्वरूप का फर्क पड़ रहा है जी। आज जिस जोर शोर से गठबंधन चालू हुआ, जितने गाजे बाजे से गठबंधन चालू हुआ, और जैसे ही चुनाव की घड़ी आई, चुनाव बीते, गठबंधन बिल्कुल बिखरता नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अगर 100 पर खड़ी है, तो उसके खिलाफ जो गठबंधन है उसकी रणनीति 20 भी नहीं है। ठीक है, इस पर छोटा जवाब लेता तारिक खान साहब। तारिक खान साहब, ये जो जोर शोर से जो इंडिया गठबंधन, मैं आ रहा हूं पुनीत आपके पास भी, तारिक जी के पास के बाद से आपके पास आऊंगा। तारिक साहब, ये जो जोर शोर से गठबंधन लॉन्च किया गया था, ऐसा लगता है कि बहुत सुस्त पड़ गया है गठबंधन, और कम से कम 5 राज्यों के नतीजों के बाद? छोटा जवाब तारिक जी।
दिक्कत तो हुई थी गठबंधन में, लेकिन अब चीजें अगर मीटिंग होती है, जैसे प्रपोज है 19 को शायद, अभी कंफर्म नहीं है, तो उसमें चीजें नए सिरे से आगे बढ़ाई जाएंगी और कांग्रेस ने जो गलती की थी मुझे लगता है वो उसका एहसास करेगी और हम नए सिरे से आगे की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब होता क्या ये नहीं पता, मगर हम लेट हुए हैं अपनी योजनाओं को बनाने में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में लेट हुए हैं। पुनीत जी, ये देरी भारी पड़ सकती है। 3 राज्यों का चुनाव निश्चित रूप से 2024 का चुनाव नहीं है। जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव लोकसभा का चुनाव नहीं बताता है, पिछली बार भाजपा 3 राज्य हार गई थी लेकिन लोकसभा जीत गई थी। और दूसरी बात, जाने से पहले राजीव रंजन जी जो सरकारी विश्लेषक का काम कर रहे हैं इस चैनल पे, मैं एक बात बता दूं, ये बार बार इंडी गठबंधन कह रहे हैं। क्या ये बीजेपी को बीजे पार्टी बोलते हैं? क्या ये बीजेपी को बीजे पार्टी बोलते हैं? क्या एनडीए को एनडी अलायंस बोलते हैं? लेकिन इंडिया को ये इंडी गठबंधन बोलेंगे। इसी से साफ साफ होता है ये बीजेपी की लैंग्वेज आप लोग बोलना बंद कीजिए। अगर आप लोग आते हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे, तो आप लोग न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें रखा चाहिए। आप लोग बीजेपी को बीजे पार्टी नहीं बोलते हैं, आप लोग एनडीए को एनडी अलायंस नहीं बोलते हैं, लेकिन इंडिया को इंडिया इंडी अलायंस बोलते हैं। ये कौन सा विश्लेषण है? ये कौन सी राजनीति है? मुझे ये समझना है पहले। ठीक है। आप राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? आलोक जी भी। पाठक जी मैं केवल ये कह रहा हूँ कि मेरी एनालिसिस को काटिए, मैं जो अपनी राय दे रहा हूँ मेरी राय को तत्वों से काटिए। हमारे ऊपर आरोप लगा कि मैं सरकारी विश्लेषक हूँ, से ही काटा है मेरे लिए, हमारे लिए देश के मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे लिए देश का मुद्दा महंगाई है, हमारे लिए देश का मुद्दा किसान है। अगर आप लोगों के लिए ये 3 चुनावी मुद्दे नहीं है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अपनी सोच सही करने की जरूरत है। ठीक है आलोक अवस्थी साहब, ये जो अग्रेशन है 2024 के चुनाव के लिए, जो आपके कोर मुद्दे हैं वो इसी तरह के जारी रहने वाले हैं? कुंदन जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है कि देश में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। हम 13 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ला चुके हैं। अन्य गरीबों को भी हमको मुख्य धारा में लाना है। जो कांग्रेस 55 साल तक देश की सत्ता में काबिज रही है, ये सारा दोष उसके ऊपर जाता है। उसके जो सहयोगी दल रहे हैं उन्होंने गरीबों को गरीब रहने दिया, उनके लिए कोई ऐसी योजना लेकर के नहीं आए कि वो मुख्य धारा में आ पाए। और जहां तक इंडी अलायंस की बात करता हूं, जिसको मैं घमंडी अलायंस कहता हूं, हमने अभी इन राज्यों के चुनावों में आपस में तू मैं जूतम पजार देखी है। कैसे चिरकुट कहा गया रहा था, कैसे पागल और जो है मंदबुद्धि कहा जा रहा था, क्या क्या उपमाएं दी गई दूसरे को नेताओं को हमने देखा है। 6 तारीख को इन्होंने इंडी अलायंस की बैठक बुलाई, सबने बहिष्कार कर दिया। ना अखिलेश यादव गए, ना ममता जी गई, ना हेमंत सोरेन गए, सभी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। और कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि वो अपना अहंकारी रवैया छोड़े। तो कांग्रेस का जो अहंकार है, जो राजशाही वाली व्यवस्था है, उसके पीछे जनता का। चलिए, कुल मिलाकर के आप देखें तो बीजेपी अपने कोर एजेंडे के साथ और खासतौर पर 3 बड़े राज्यों में जीत के बाद बहुत उत्साहित है और कोर एजेंडे के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष अभी भी बहुत स्लो दिखाई दे रहा है रणनीति को तय करने में। एकजुटता के मामले में इंडिया गठबंधन जिस जोर शोर के साथ बनाया गया था वो उत्साह नहीं दिखाई देता है फिलहाल।